अच्छा, क्या आप दा समझते हैं? दा मतलब दाव। ये दाव तुक्के का बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा भाई होता है, और इस वक्त पाकिस्तान में सब दा लगाने में मसरूफ़ हैं, या कम से कम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि दा लग जाए। सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जंग जीतने का मेडल किसी तरह उनके गले में पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए। सबकी ख्वाहिश है कि ये एयरफोर्स के और नेवी के और पाक फ़ौज के जवानों के गले से ये मेडल उतार के, शहदा और ज़ख्मियों के गले से ये मेडल उतार के अपने अपने गले में डाल लिया जाए। और नून लीग ये कोशिश तो कर रही है, और उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तारीख ये बताती है कि नून लीग बार बार फ़ौज की चमचागिरी करती है और बार बार उससे लड़ती है और फिर सुलह करने में कामयाब हो जाती है। इतनी अच्छी किस्मत ना तो पीपल्स पार्टी की है, ना चौधरियों की है, ना मरहूम जुनेजो साहब की थी, ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की थी, और इमरान खान की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ही बार बेचारा फ़ौज से लड़ बैठा है और अब उसकी सुलह नहीं हो रही। अब तक तो नहीं हो रही, अल्लाह करे कल हो जाए। लेकिन नून लीग की जो अपॉर्चुनिस्ट होने की सलाहियत है वो शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अयाज सादिक साहब से लेकर अता तारश साहब तक, यानी संजीदा से संजीदा नून लीगी से लेकर गैर संजीदा से गैर संजीदा नून लीगी तक, सब अजीबोगरीब बातें करें। वो आपको डिज़ाइनर वाली उज़मा बुखारी तो याद ही होंगी ना, चले वो तो उज़मा बुखारी हैं, वो इस तरह की बातें करें तो बात समझ में भी आती है। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली, और टीम को हिदायत नवाज शरीफ ने दी थी। अयाज सादिक साहब फरमा रहे हैं, देखें ये भी वही डिज़ाइनर वाली बात ही है कि ये टीम को कामयाबी, यानी फ़ौज के सरबराहान को नवाज शरीफ फ़ोन करके बता रहे थे कि यार ये काम कर दो तो फिर तुम जंग जीत जाओगे। तो इस तरह टीम की क़यादत नवाज शरीफ कर रहे थे। गज़ब खुदा का, जंग ख़त्म हो जाने के 10 दिन बाद शहबाज शरीफ वहाँ जाकर उनको बता रहे हैं कि यार ये हो गया, ये हो गया, और जंग के दौरान तो किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया। और अब सारे का सारा क्रेडिट नून लीग जिस तरह नवाज शरीफ को देने की कोशिश में कर रही है, इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने लीडरान को देने की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन फ़ौज वाले कमले नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ ये कि जंग लड़ी और जीती है, बल्कि वो पाकिस्तान की सियासत की जंग भी 75 साल से लड़ रहे हैं और हर दफ़ा वो ही जीतते हैं। लिहाजा वो अपने बच्चे नर्चर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कभी लगता है कि शाहिद अफरीदी का ट्रायल जारी है, कभी लगता है कि शुएब मलिक भी ट्रायल देने वालों में शामिल हैं, कभी लगता है कि वहाब रियाज के ट्रायल हो रहे हैं, कभी लगता है कि शुएब अख्तर भी ट्रायल देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है अब एक बड़ा क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान में पैदा हो गया और वो वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी पहुँच गया। पड़ोसी मुल्क भारत में आजकल बड़े बड़े क्रिकेटर सियासत में हैं, तेंदुलकर से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक। बहुत से क्रिकेटर हिंदुस्तान में भी सियासत में हैं। तो ये एक रिवाज तो ज़ाहिर है पड़ गया। बांग्लादेश में भी बाय द वे क्रिकेटर सियासतदान हैं। तो ये रिवाज है कि क्रिकेटर अवाम में मकबूल हो जाए और फिर उनकी मकबूलियत को वोट बैंक में ट्रांसलेट कर दिया जाए। हर सियासी जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो क्रिकेटर को अपनी तरफ खींच दे, और पाकिस्तान में चूँकि सबसे बड़ी सियासी जमात फ़ौज है, लिहाजा उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो क्रिकेटर्स को अपनी तरफ खींच ले। नहीं, इमरान खान तो उनका नहीं हो सका। इमरान खान तो कहता है कि मैं आज़ाद आदमी हूँ, चूँकि लोग मुझसे प्यार करते हैं, लिहाजा मैं जानूँ और लोग जाने, दरमियान में से फ़ौज निकल जाए, और फ़ौज दरमियान से निकलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को ये लगता है कि चूँकि इमरान खान और फ़ौज की नहीं बन रही, तो हमारे गैर मकबूल होने के बावजूद फ़ौज सारी ज़िंदगी हमारा तौक अपने गले में डाले रखेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ शायद अफरीदी की जफ़ी और पप्पी की बात ही ना करें, वही वाली जी हाँ जफ़ी और पप्पी। आप उनके LOC पर दौरे की बात भी सिर्फ ना करें, आप उनकी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की भी सिर्फ बात ना करें। उनके सुबह दोपहर शाम के बयानात, उनकी एक एक मूव आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ शाहिद अफरीदी ही नहीं, जिस तरह कुछ लोगों को बुलाया जाता है फ़ौज के फंक्शंस में और बार बार बुलाया जाता है, इससे लगता है कि ट्रायल ज़रा वसी पैमाने पर जारी हैं। और फ़ौज इस वक्त बड़ी सीरियसली ये गौर कर रही है कि अगर इमरान खान और PTI से हमारी नहीं बनती, तो फिर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आप ज़रा खुद सोचें। बिलावल भुट्टो भी समझ आते हैं, जो गैर मुल्की दौरे पर चले गए डिप्लोमेटिक वफद में, जो वफद गया है भारत की चीरादस्तियों के मतलब दुनिया को इन्फॉर्म करने के लिए। बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, तहमीना हिना रबानी खर भी साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, जलील अब्बास जिलानी भी साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। ज़ाहिर है वो टेक्नोक्रेट हैं। इन शेरी रहमान फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के उमूर को, ख़ारजी उमूर को शायद इन सब लोगों से ज़्यादा समझती हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून है। यहाँ तक तो समझ आती है। तहमीना जंजुआ, खुरम दस्तगीर,
डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, बंदा पूछे इन सब, और फैसल सब्जवारी, इन सब लोगों का फॉरेन अफेयर्स से क्या ताल्लुक? जब इस तरह के वफूद जाएंगे इतने सीरियस मैटर को दुनिया के सामने हाईलाइट करने के लिए, इस कदर गैर जिम्मेदारी से वफूद तश्कील दिए जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि चूंकि तहरीक इंसाफ वाले DGISPR की फ़लाँ तारीख की ब्रीफिंग में शामिल नहीं हुए थे, लिहाजा अब हम उन्हें किसी गैर मुल्की वफद में भी शामिल नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में कांग्रेस उस वफद में शामिल है जिसकी क़यादत शशि थरूर कर रहे हैं। उन्होंने तो गालिबन पहले एक वफद का सोचा था, अब वो शायद 7 वफूद भेज रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दौरों के लिए। और हमारे एक तरफ इसहाक डार साहब गए हैं और दूसरी तरफ बिलावल अपनी टीम लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस वफद में खुरम दस्तगीर टाइप लोगों का और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और तहमीना जंजुआ टाइप लोगों का शामिल होना बिल्कुल समझ से बाहर है। और तहरीक इंसाफ के बहुत से समझदार, बहुत से पढ़े लिखे लोग, बैरिस्टरों का तो ढेर लगा हुआ है तहरीक इंसाफ में, जो कानूनी अमूर को समझते हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी पे दुनिया को अच्छी तरह इन्फॉर्म कर सकते थे। सेनेटर अली जफ़र से ले के बैरिस्टर गौर तक अच्छे खासे लोग तहरीक इंसाफ में शामिल थे। बैरिस्टरों का ढेर लगा हुआ ज़ाहिर है, लेकिन उनमें से कोई हुकूमत को पसंद नहीं आया। और एक तरफ तो हमें बहुत से बाखबर सहाफ़ी ये खबर देते हैं कि जनाब इमरान खान को 6 मई को प्रेजेंटेशन दी गई थी जेल में और इमरान खान ने हमसे ताउन का वादा भी कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सोशल मीडिया हैंडलर्स को मना कर दूंगा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों को कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बोलें, और उन्होंने मना किया भी। लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले फ़लाँ प्रेजेंटेशन में नहीं आए थे तो अब हमने उनको डेलीगेशन में शामिल नहीं करना। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ और फ़ौज में या तो रिफ्ट खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो रही, या फिर कोई तीसरा है जो कि ज़ाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ज़ाहिर है वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो ये समझ रही हैं कि ये लड़ाई अगर होगी तो इसका फ़ायदा हमें होगा। वो अगर ख़ुद इसको जवाज़ बना रही है, अगर तो ये एतराज़ फ़ौज की तरफ से आया कि जी क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले DGISPR की ब्रीफिंग में नहीं आए थे तो अब इनको बैरून मुल्क डेलीगेशन में नहीं लेकर जाना, अगर तो ये एतराज़ फ़ौज की तरफ से आया फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये एतराज़ नून लीग ने, खुरम दस्तगीर साहब ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चूँकि तहरीक इंसाफ वाले उस दिन DGISPR की ब्रीफिंग में नहीं आए थे तो अब हम उन्हें बैरून मुल्क इस वफद में जो इंडिया के मामलात से मुतल्लिक जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फॉर्म करने, उसमें तहरीक इंसाफ वालों को शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि या तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये समझ आ रही है कि फ़ौज और PTI अगर करीब हो गए तो हमारा पत्ता गोल हो जाएगा, इसलिए वो इनको दूर दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये दूर रहेंगे तो फिर हमारी बारी पक्की है अगली भी। लेकिन फ़ौज वाले कमले तो हैं नहीं। अगर आप मकबूल होने में नाकाम रहते हैं, अगर अवाम आपका ये मकाना बयानिया बाय नहीं करते कि जंग नवाज शरीफ ने डिज़ाइन करके जिताई है, तो फिर जाहिर है फ़ौज आपको गैर मकबूल होने के बावजूद अगली दफ़ा अपनी अतात में, अपनी फर्जंदी में कबूल नहीं करेगी। अगली मरतबा वो किसी और पे इन्वेस्ट करेगी। हाँ, अब वो शुएब मलिक होंगे, वो शाहिद अफरीदी होंगे, वो शुएब अख्तर होंगे, वो वहाब रियाज होंगे, वो कौन होगा ये तो ज़ाहिर है गॉड नोज़ बेटर। और उस वक़्त जो फ़ौजी क़यादत होगी, जो कि आपस की बात है यही होगी, लेकिन बहरहाल जो भी होगी वही फ़ैसला करेगी। ये फ़ैसला करना तो कबल अज़ वक्त है। हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की अगली बारी, चाहे वो इमरान खान और फ़ौज को लड़ाने की कोशिश करते रहें चाहे ना करते रहें, आ जाएगी। मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो।